गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 7 जनवरी 2012 का दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक लड़की का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलता है। इस लड़की का नाम था नम्रता डामोर। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी जांच में कहा कि नम्रता डामोर की इस मेडिकल छात्र ने घर वालों से रिश्ते खराब होने के बाद सुसाइड की है। लेकिन 3 साल बाद जो एक पत्रकार जो बड़े इस घोटाले की जांच कर रहा था, पीड़ितों से मिल रहा था, उसे इस लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बारे में पता चल गया। कुछ कुछ उनको इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज तक चैनल का ये पत्रकार नम्रता डामोर के घर उसके पिता का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। Scam gets murkier. Will accused Namrata Damor's case be reopened? When she died, the police called it a case of suicide. Now, the doctor who conducted her post-mortem, Dr. B.B. Purohit, has told NDTV that it was murder. लेकिन इंटरव्यू के दौरान ही इस रिपोर्टर के मुंह से झाग निकलने लगता है, उसके हाथ फूलने लगते हैं। कुछ ही मिनट के अंदर इस रिपोर्टर की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली जाती है। अचानक अक्षय की तबीयत बिगड़ी और फिर कुछ ही देर में अक्षय की मौत हो गई। आज तक चैनल के इस पत्रकार का नाम था अक्षय सिंह और जो इस घोटाले की जांच पिछले 3-4 दिन से कर रहा था। अक्षय सिंह उस घोटाले का नाम था जिस घोटाले का यह जांच कर रहा था, व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाला मामले में ही नम्रता डामोर से उसकी मौत से कुछ दिन पहले ही पूछताछ की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद नम्रता डामोर की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। इसके बाद व्यापम घोटाले से जुड़ी नम्रता डामोर और अक्षरा सिंह एक ऐसे ही लोग नहीं थे जिनकी रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी, बल्कि ऐसे 44 से अधिक लोग थे जो व्यापम घोटाले की जांच के दौरान मारे गए। किसी की जहर से मौत हुई, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, किसी का सुसाइड बता दिया गया, कोई पुलिस कस्टडी में मारा गया। लेकिन कोई गवाह था इसमें, कोई आरोपी था, कोई इस घोटाले की जांच करने वाला पत्रकार था, तो कोई इस घोटाले में शामिल बिचौलिया था। इस तरह व्यापम घोटाले से जुड़े तकरीबन 44 लोगों की प्राकृतिक मौत नहीं, यानी कि अननेचुरल मौत हुई। इससे पहले सवाल उठता है कि क्या था व्यापम घोटाला जिसमें 2000 से अधिक लोग अरेस्ट हुए। व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसकी पत्नी साधना सिंह की भूमिका क्या थी? कैसे व्यापम घोटाले से संबंधित 44 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई? व्यापम घोटाले में शामिल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे की मौत का राज आखिर क्या है? और उसे एक्सेल सीट की कहानी क्या है जिसमें निकलता है शिवराज सिंह चौहान का नाम? आरएसएस के बड़े बड़े प्रचारकों का व्यापम घोटाले से क्या संबंध है? कैसे खुला व्यापम का राज, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच से जुड़ा हैरान करने वाला मामले से हुई संदिग्ध हलाक मरने वालों की संख्या 40। पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है। पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला साल 1982 में मध्य प्रदेश ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए एक बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया व्यावसायिक परीक्षा मॉडल, शॉर्ट में कहें तो व्यापम। साल 2007 और 8 में शिवराज सिंह सरकार ने राज्य की नौकरियां, सरकारी नौकरियां जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी भर्ती, फूड कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा लेने का काम भी व्यापम को ही सौंप दिया। लेकिन जल्द ही व्यापम बोर्ड जुगारबाजी और पैसे लेकर के नौकरी दिलाने वाला दलालों की दलाली का अड्डा बन जाता है। अलग अलग परीक्षाओं में हुए फ्रॉड के इस सामूहिक रूप से व्यापम घोटाले का नाम से जाना जाता है, जिसका खुलासा साल 2013 में हुआ। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब व्यापम बोर्ड का सच बाहर आया हो। इससे पहले भी व्यापम बोर्ड में चल रहे बड़े स्तर की गड़बड़ी का खुलासा पहली बार साल 2007 में हुआ, फिर 2009 में भी हुआ, साल 2012 में भी बड़े स्तर पर व्यापम की पोल खुली। लेकिन व्यापम घोटाले में असली घोटालेबाजों का नाम जब बाहर आया, वो साल था 6 जुलाई 2013 के दिन इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को सुबह 6 बजे सूचना मिलती है कि आज 12 बजे और 3 बजे व्यापम द्वारा पीएमटी यानी कि मेडिकल परी मेडिकल टेस्ट की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए अब से कुछ सॉल्वर यानी मुन्ना भाई आए हैं, यहाँ से वो किसी और उम्मीदवार का पेपर देने आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जो आए तो पेपर देने हैं,
लेकिन वो अपने से बगल में बैठने वालों का नकल करने के लिए पेपर देने आया है। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद रोहित से मिली सूचना पर इंदौर पुलिस ने अलग अलग होटल से करीब 20 मुन्ना भाइयों को अरेस्ट कर लिया, जो किसी और का पेपर देने आए थे या किसी का नकल करने के लिए आए थे। सबसे पहले सवाल उठा कि ये तो मोहरे हैं, इन सबको इंदौर पुलिस वाला शख्स कौन था, जो इस आदमी का नाम था डॉक्टर जगदीश सागर। जगदीश सागर इंदौर का ही रहने वाला था। 15 जुलाई 2013 के दिन इंदौर पुलिस ने डॉक्टर जगदीश सागर को भी अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर जगदीश सागर के पास से पुलिस को ऐसे 317 कैंडिडेट्स की लिस्ट मिलती है, जिसे सौदेबाजी की गई थी। इससे यह पता एक तरह से कह सकते हैं कि मसाला की मामला सिर्फ इंदौर जिले से नहीं जुड़ा था, बल्कि मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में ही ऐसे सैकड़ों एक तरह से कह सकते हैं कि बैठा दिए गए थे। लेकिन असली सवाल यह था कि डॉक्टर जगदीश सागर तो बाहर का आदमी था, व्यापम बोर्ड के अंदर का आदमी कौन था, क्योंकि रोल नंबर को बांटने का काम ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। वैसे में नकल करने वाले और नकल करने वाले कैंडिडेट्स के बीच का रोल नंबर एक साथ कैसे पढ़ सकता है, वो भी सैकड़ों की संख्या में। इंदौर पुलिस को डॉक्टर जगदीश सागर से पूछताछ कर पता चला कि व्यापम बोर्ड के अंदर यह काम व्यापम के चीफ सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा और सिस्टम एनालिस्ट अजय सेंड करते थे, इसमें मदद करते थे। व्यापम के एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी और प्रोग्राम सीके मिश्रा जल्दी ही इन सभी के द्वारा पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब व्यापम घोटाले के गन एक तरह से गूंज सांसद तक पहुंच जाती है, वहां घूमने लगती है। जगह जगह व्यापम की गहन जांच के लिए मांग की जाने लगी। चौतरफा से हो रहे दबाव के बीच 26 अगस्त 2013 के दिन शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। व्यापम घोटाले की जांच में पता चला कि सिर्फ पीएमटी एग्जाम ही नहीं, बल्कि व्यापम द्वारा किए जाने वाले अन्य सरकारी नौकरियां के एग्जाम में भी बड़े स्तर पर घपलेबाजी हुई है। व्यापम की जांच से पता चला कि साल 2008 से ही पीएमटी की परीक्षा में बड़े स्तर पर फ्रॉड चल रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएमटी के एक एक कैंडिडेट से 15-15 लाख रुपए तक लिए गए और कीजिए एग्जाम के कैंडिडेट से 50-50 लाख रुपए तक लिए गए। इसी तरह कॉन्टैक्ट टीचर्स के एग्जाम के लिए फूड इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की परीक्षाओं में भी ऐसे ही पैसे लेकर के रोल नंबर सेट किया गया। ऐसे ही एक तरह से सॉल्व वर्ष बिठा दिए जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स पूरा ओएमआर ही खाली छोड़ती, यानी पूरा पेपर ही खाली छोड़ते, फिर भी उन्हें हाईएस्ट मार्क्स आते थे, क्योंकि उन खाली ओएमआर को बाद में व्यापम के अधिकारियों के द्वारा भर दिया जाता था। इस तरह डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जगह उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता था जिन्होंने 15-15 लाख और 20-20 लाख रुपए दिए होते थे। इस तरह व्यापम घोटाले की जांच में करीब 2000 से अधिक लोग इस जांच के दौरान अरेस्ट हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टाइम कितना बड़ा था। लेकिन सबसे बड़े अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे जैसे बाहर लोग आने लगे, वैसे वैसे इस स्कैंडल से जुड़े लड़के लड़कियों की संदिग्ध तरीके से मौत होने लगती है। सरकार ने ऐसी 23 मौतों को स्वीकार किया। 26 जून 2015 के दिन खुद एचडीएफसी यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने व्यापम से जुड़े ऐसे 30 लोगों की लिस्ट सबमिट की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। लिस्ट एसटीएफ द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में जमा की गई। एसटीएफ की इस लिस्ट के अनुसार व्यापम घोटाले से जुड़े 10 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, 3 लोगों की मौत सुसाइड में हुई, वहीं 10 लोग बीमारियों से जैसे हार्ट अटैक और लीवर इंफेक्शन से। इन मौतों में अधिकारियों, आरोपियों और गवाहों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव का भी नाम शामिल था। व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ की टीम ने राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव को भी एक नोटिस भेजी थी। शैलेश यादव पर भी व्यापम घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। एसटीएफ के मुताबिक सेल्स में कुछ कैंडिडेट्स के पास करने के लिए बिचौलिया लिए रहते थे। हालांकि परिवार ने शैलेश की मौत को प्राकृतिक माना और किसी भी प्रकार की जांच करने की मांग से इनकार कर दिया। लेकिन कमाल की बात है कि जिस दिन एसटीडी अपने जबलपुर हाई कोर्ट में लिस्ट जमा की, उसके एक हफ्ते के अंदर ही व्यापम घोटाले से जुड़े 3 और आरोपियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की 28 मई 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के द्वारा व्यापम मामले की जांच पर नजर रखने के लिए नियुक्त की गई थी। सीट यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी खुलासा किया कि साल 2012 से जब से व्यापम मामले में जांच शुरू हुई है, तब से लेकर के अब तक
लगभग 2015 तक यानी 25 से 30 के बीच की उम्र के करीब 32 लोगों की अचानक से किसी गंभीर परिस्थितियों में मौत हुई है, जो सरकारी आंकड़े हैं। गैर सरकारी आंकड़े इससे भी आगे जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक व्यापम मामले से जुड़े मौतों का आंकड़ा 44 पर पहुंच गया है। वहीं दवाएं की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापम मामले के करीब दूसरे आरोपियों की पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए दायर की है, उसकी जान को खतरा है। लेकिन एमपी सरकार इस मोटो को नेचुरल डेथ कर दबाती रही। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो यह तक कहा कि जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कोई घोटाला नहीं है, बल्कि कांग्रेस का झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन व्यापम घोटाले के आरोपियों से पूछताछ में व्यापम मामले की एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर आती चली गई। उनके जितने भी उसमें नाम शामिल थे, खुद शिवराज सिंह चौहान के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम घोटाले में, व्यापम घोटाले में आया। 16 जून 2014 के दिन मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया। व्यापम के जांच कर रही एसटीएफ ने उन पर आरोप लगाया कि मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापम बोर्ड के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलेबाजी में शामिल रहे हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने करीबी पंकज त्रिवेदी को बिना उसकी योग्यता को देखे ही व्यापम बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर जैसे बड़े स्तर पर सीधे उनको स्थापित कर दिया गया, ताकि मिल बांट कर पैसा लूटा जा सके। अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में लक्ष्मीकांत शर्मा ने व्यापम घोटाले के आरोपी और व्यापम एग्जाम कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे ऊपर भी तो लोग हैं। उनकी यानी पंकज त्रिवेदी के अनुसार कहानी और से कहीं आई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के इस इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, जबकि असली अपराधी तो उनके पास तो चूहा भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे पता है कि असली बड़े खिलाड़ी कौन है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं असली खिलाड़ियों का नाम नहीं लूंगा। अब सवाल उठता है कि अब शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत से लेकर के व्यापम बोर्ड के अधिकारी तक की इस घटना में इतने बड़े बड़े स्तर पर शामिल हैं लोग, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें मुख्यमंत्री शामिल ना हो। सबसे बड़ी बात, जो बड़े खिलाड़ी की तरफ शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा इशारा कर रहे थे, आखिर वो कौन है? आखिर एक राज्य में मंत्री से ऊपर कौन हो सकता है? कौन आदमी हो सकता है सिवाय मुख्यमंत्री के? लेकिन असली सवाल यह है कि यह वाकई में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई सबूत भी मिले थे या सिर्फ उन पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया गया है? इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है एक एक्सेल शीट की कहानी में, क्योंकि इस एक्सेल शीट से ही शिवराज सिंह चौहान का नाम व्यापम घोटाले में से जुड़ता है। दरअसल व्यापम घोटाले मामले में अरेस्ट व्यापम के बोर्ड के अधिकारी यानी कि सिस्टम एनालिस्ट अधिकारी नितिन महिंद्रा से जब पूछताछ हुई और जांच की गई, तो उसके पास से एक एसटीएफ को कुछ पेन ड्राइव और एक्सेल शीट्स मिलती है। इस एक्सेल शीट में कैंडिडेट्स के नाम और उनके रिकमेंड करने वाले नेताओं के नाम लिखे हुए थे। दबे वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने नितिन महिंद्रा से प्राप्त इन पेन ड्राइव और एक्सेल शीट्स और कंप्यूटर डेटा को क्रैक करने के लिए इंदौर के साइबर एक्सपर्ट प्रशांत पांडे को हायर किया, ताकि कंप्यूटर डाटा के संबंध में एसटीएफ प्रशांत पांडे की हेल्प ले सके। यह प्रशांत पांडे ही आगे जाकर इस एक्सेल शीट में दर्ज लोगों के नाम का खुलासा करते हैं। एक्सेल शीट में ही बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ साथ कृतित्व पर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी दर्ज था। यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने करीबी को फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के लिए नाम रिकमेंड किया था। अब जब विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे ने देखा कि व्यापम से जांच करने वाली स्टेप इस एक्सेल शीट में दर्ज कुछ नाम जैसे शिवराज सिंह चौहान को बचा रही है, इसका नाम छुपा रही है, तो प्रशांत पांडे ने किया कि वो एसटीएफ और इस एक्सेल शीट का सच बाहर लेंगे। लेकिन एसटीएफ ने 5 अगस्त 2014 के दिन प्रशांत पांडे को ही अरेस्ट कर लिया। प्रशांत पांडे एसटीएफ ने उसके ऊपर आरोप लगाए कि प्रशांत पांडे व्यापम से जुड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोल्ड डिटेल रिकॉर्ड्स हैं और अनइम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से। वही प्रशांत पांडे ने कहा कि पुलिस और एसटीएफ उन्हें इसलिए फंसा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाले में क्या रोल है, और इसके पास इस चीज का डॉक्यूमेंट से जो प्रशांत पांडे को अलग अलग तरीके से धमकी मिलने लगती है। तो अपनी जान बचाने के लिए, एक तरह से राजनीतिक शरण लेने के लिए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के पास पहुंचते हैं
प्रशांत पांडे ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि व्यापम घोटाले की जांच करने वाली एसटीएफ हम अधिकारी नितिन महिंद्रा से मिली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स को टेम्पर किया गया है, यानी छेड़छाड़ की गई है, और ओरिजिनल फाइल्स में हाई प्रोफाइल लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने इलीगल तरीके से सिलेक्शन करने के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम रिकमेंड किए हुए थे। प्रशांत पांडे ने दावा किया कि ओरिजिनल वाली फाइल में बड़े भाजपा नेताओं के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, लेकिन व्यापम घोटाले की जांच करने वाली एसटीएफ अपने ओरिजिनल फाइल से शिवराज सिंह चौहान का नाम हटा दिया है। प्रशांत पांडे से मिली जानकारी और डॉक्यूमेंट के आधार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि ओरिजिनल एक्सेल शीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर उन्हें बचाया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पास सीट के पास अपना एफिडेविट जमा करने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल इन सीट यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। इसका काम व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ के ऊपर नजर रखना था। अपने शपथ पत्र दिग्विजय सिंह ने एक नई एक्सेल शीट जारी करते हुए दावा किया कि व्यापम के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिसिस अधिकारी नितिन महिंद्रा से जांच की गई है। ओरिजिनल एक्सेल शीट में 48 जगह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम था, जिसे हटाकर उसके जगह पर इंग्लिश में मिनिस्टर लिख दिया गया है और उमा भारती लिख दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि ओरिजिनल एक्सेल शीट में 131 नाम थे, जिस कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर और उन्हें रिकमेंड करने वाले नेताओं के नाम यानी मंत्रियों के नाम लिखे हुए थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इन रिकमेंड करने वाले नेताओं के नाम पर 48 जगह पर मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इन 48 जगह से शिवराज सिंह का नाम हटाकर 21 जगह पर सिर्फ मिनिस्टर लिख दिया गया है और वही साथ ही बाकी जगह पर उमा भारती का, एक जगह पर राजभवन और एक जगह पर एस लिख दिया गया है। वहीं 18 जगह पर मुख्यमंत्री का नाम हटाकर सिर्फ खाली छोड़ दिया गया है, यानी कि नाम हटाकर ब्लैंक छोड़ दिया। पहले ओरिजिनल जो एक्सेल शीट थी उसमें उमा भारती का नाम 10 जगह पर था, लेकिन एक एक्सेल शीट में 7 जगह लिखने से शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाकर उमा भारती का नाम लिख दिया गया। इस तरह उमा भारती का नाम इन्हीं एक्सेल शीट में 17 बार हो गया। इसी तरह ओरिजिनल एक्सेल शीट में कई एंट्री मिनिस्टर के थ्रू की गई थी, मिनिस्टर 4 के नाम से था, लेकिन इन्हें हटाकर केवल मिनिस्टर कर दिया गया ताकि पहचान में आए कांग्रेस से ये दावा विसल ब्लोअर से प्राप्त कथित ओरिजिनल एक्सेल शीट के आधार पर किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि व्यापम घोटाले की जांच करने वाली एसटीएफ ने जो एक्सेल शीट कोर्ट में जमा की है वो ट्रप्ड है, यानी कि एडिटेड है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। वहीं विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे से प्राप्त नई एक्सेल शीट में जारी करते हुए दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि असली सीट यह है। दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट द्वारा गठित के सामने एफिडेविट देकर कहा कि व्यापम से जुड़े हुए जितनी भी सीट्स है उसमें एक एक्सेल शीट पर जो आधारित है वो हमारे पास है, जो नितिन महिंद्रा की से प्राप्त की गई थी। इसी एक्सेल शीट के आधार पर लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में 1 साल बने रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक की स्टूडियो जितनी भी कहानी आप लोगों को सुनाई है, अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। बाकी इसके आगे की कहानी आगे की किसी एपिसोड में आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बाकी अगर अभी तक की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानी और इसी तरह की फैक्ट के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। फिलहाल अब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।